नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको हम बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है। ठीक है, तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलता है। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं संबंध में सही कथन कौन सा है, आपको बताना है। नाइट्रोजन गैस के संबंध में सही कथन पंजाब टेट और CG टेट में पूछे गए हैं। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक पाया जाता है और यह कितना होता है, 78% होता है। दूसरा है नाइट्रोजन गैस 78% है, यह भी बिल्कुल कथन है। पौधों का जीवन नाइट्रोजन पर आश्रित होता है। ये पौधों को जीवन प्रदान के लिए नाइट्रोजन बिल्कुल ज़रूरी चीज़ है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी होगा। यानी नाइट्रोजन गैस के बारे में तीनों जो कथन दिए गए हैं सही हैं, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑक्सीजन गैस के संबंध में सही कथन है। ऑक्सीजन गैस के संबंध में सही कथन क्या है? वायुमंडल में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। यह हरियाणा टेट 2018 और CG टेट 2014 में पूछा गया था। ऑक्सीजन गैस 21% है। मनुष्य तथा पशु श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस पर निर्भर रहते हैं। राइट आंसर डी, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, तो वायुमंडल में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, ये भी सही है। ऑक्सीजन गैस 21% है, ये भी सही है। और मनुष्य तथा पशु श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस पर निर्भर रहते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। नहीं, तीनों स्टेटमेंट जो है ऑक्सीजन के संबंध में सही है, इसलिए राइट आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? MP टेट 2016 में था। थर्मामीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या कोई नहीं। ठीक है, थर्मामीटर से ताप होता है और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब होता है और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब किससे मापी जाती है? आपको बैरोमीटर से मापा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। किस नियम के अनुसार वायु उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है? चार्ल्स के नियम के अनुसार, एंडर्स सेल्सियस के नियम के अनुसार, फेरल के नियम के अनुसार या कोई नहीं? तो फेरल के नियम के अनुसार ऐसा होता है। वायु बहती है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर, उच्च दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर, निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर। ठीक है, तो वायु किधर से बहती है? तो वायु उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है, जो कि आपका ऑप्शन बी में है। राइट आंसर बी हो जाएगा। लघु ज्वार के संबंध में क्या सही है? लघु ज्वार के बारे में क्या सही है? पंजाब टेट 2016 का प्रश्न है। कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी मिलकर समकोण बनाते हैं। सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत होता है। राइट आंसर डी, सभी। ठीक है, तो लघु ज्वार के संबंध में यहाँ पर है कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को होता है। लघु ज्वार कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को होता है, सही है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों मिलकर समकोण बनाते हैं तो लघु ज्वार आता है, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत होता है, ये भी लघु ज्वार सत्य है। राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ज्वार भाटा का उपयोग किया जाता है। ज्वार भाटा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? नौ संचालन में, मछुआरों के लिए सुविधा, विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में, नमक बनाने में। ठीक है, तो ज्वार भाटा का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ज्वार भाटा का उपयोग नौ संचालन में किया जाता है। ये हरियाणा टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। मछुआरों के लिए सुविधा है,
विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है, नमक बनाने में किया जाता है। यानी राइट आंसर इसमें सभी होंगे, ठीक है। ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, सी भी सही है। राइट आंसर ई सभी हो जाएगा। वे लोग जो देश छोड़कर चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अप्रवासी, उत्प्रवासी, देशी या निवासी। जो लोग देश छोड़ के चले जाते हैं उन्हें हम कहते हैं उत्प्रवासी, ठीक है। उत्प्रवासी कहा जाता है जो लोग अपने देश को छोड़कर चले जाते हैं। किन स्तर पर लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं? किन स्तर पर लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं? आयु और लिंग के आधार पर, साक्षरता के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, उपयुक्त सभी। तो आयु और लिंग के आधार पर भी जो होते हैं स्तर पर ये व्यक्ति भिन्न होते हैं। साक्षरता के आधार पर भी व्यक्तियों में भिन्नता हो जाती है और व्यवसाय के आधार पर भी भिन्नता हो जाता है। यानी राइट आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। स्थानांतरित कृषि को दीपा किस राज्य में कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, बुंदेलखंड में। सीजीटेट 2016 पूछा गया था, ठीक है। तो हम जानते हैं कि स्थानांतरित कृषि को विभिन्न राज्यों में विभिन्न नाम से जाना जाता है। तो दीपा जो है आपको छत्तीसगढ़ में कहा जाता है, ठीक है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में दीपा कहा जाता है। मिश्रित कृषि के अंतर्गत आता है, पंजाब टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है कि मिश्रित कृषि के अंतर्गत आता है धान की कृषि, धान और गेहूं की कृषि, कृषि के साथ पशु का पालन या कोई नहीं, ठीक है। तो मिश्रित कृषि में आता है कृषि के साथ पशुपालन कार्य जो होता है वो मिश्रित कृषि कहलाता है। रोपण फसल है, रोपण फसल है, सीजीटेट 2017 का प्रश्न है, चाय, कहवा, काजू या सभी। रोपण फसल है तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चाय, कहवा, काजू ये सभी रोपण फसल में आते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ है? जो आईटी सेक्टर हम लोग कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, उसका मुख्य केंद्र कहाँ है? कैलिफोर्निया का सिलिकॉन घाटी, भारत का बेंगलोर प्रदेश, ए और बी दोनों, कोई नहीं, ठीक है। तो सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी उद्योग का जो मुख्य केंद्र है वो कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी भी है और भारत का बेंगलोर प्रदेश भी है, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है, आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है, किसको कहा जाता है? लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग या सभी, ठीक है। तो आधुनिक उद्योग का जो मेरुदंड है वो लोहा इस्पात उद्योग को कहा जाता है। लोहा इस्पात उद्योग जो है प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की शुरुआत की गई थी, पंजाब टेट 2014 में पूछा गया है, 1904, 1905, 1906 या 1907, ठीक है। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की शुरुआत 1907 ईस्वी में की गई थी। पृथ्वी की परतों में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम या कोई नहीं। तो पृथ्वी की परतों में जो सबसे अधिक मात्रा में धातु पाई जाती है वो आपका सिलिका होगा, ठीक है। क्या होगा? सिलिका। एक ट्रिक भी था, ओ सिला येलो कैश, ठीक है। ओ से ऑक्सीजन हो गया, सी से सिलिका हो गया, एल से एल्युमिनियम हो गया। तो सबसे पहले सिलिका आता है, धातु में है इसलिए धातु के रूप में सिलिका आएगा। पृथ्वी की भूप्रपट्टी की मोटाई सबसे अधिक कहाँ होती है? पृथ्वी की भूप्रपट्टी की मोटाई सबसे अधिक कहाँ होती है? हरियाणा टेट 2019 का है, महाद्वीपों पर, महासागर में, दोनों में या कोई नहीं। पृथ्वी की भूप्रपट्टी की सबसे अधिक जो मोटाई पाई जाती है वो आपको महाद्वीपों पर पाया जाता है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी की मोटाई सबसे कम कहाँ होती है? महाद्वीप पर, महासागर में, दोनों पर या कोई नहीं। उत्तराखंड टेट का प्रश्न है। तो पृथ्वी की भूप्रपट्टी की सबसे अधिक मोटाई महाद्वीपों पर और सबसे कम मोटाई महासागर में पाया जाता है। किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं? ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। किस में दिन छोटे होते हैं? ठीक है, हरियाणा टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे छोटा दिन शीत ऋतु में होता है, ठंडे का मौसम में होता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन गति, परिक्रमण गति, कक्षीय सतह, कोई नहीं। उत्तराखंड टेट 2020 का है और राजस्थान टेट 2018 का है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5। यूपी टेट 2022, बिहार टेट 2020। पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती है? तो पृथ्वी की गतियाँ यहाँ पर मुख्य रूप से
दो प्रकार के होते हैं, परिक्रमण गति और घूर्णन गति। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहा जाता है? सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को कहा जाता है घूर्णन गति, परिक्रमण गति, ए और बी दोनों, या कोई नहीं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को हम लोग यहाँ पे जो कहते हैं परिक्रमण गति के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, या सभी। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुव भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। राइट आंसर डी होगा, सभी हो जाएगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, या सभी। यूपी टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ये होगा। भू परपट्टी और मेंटल के बीच के भाग को क्या कहते हैं? मोह असातत्व, गुटनबर्ग असातत्य, लेहमान असातत्व, या कोई नहीं। तो भूपरपट्टी और मेंटल के बीच का जो भाग होता है वो मोह असातत्व के नाम से जाना जाता है। मेंटल और क्रोड के बीच के भाग को क्या कहते हैं? मोह असातत्व, गुटनबर्ग और लेहमान क्या होता है? तो मेंटल और क्रोड के बीच के भाग को गुटेनबर्ग असातत्य के नाम से जाना जाता है। बाह्य कोड और आंतरिक कोड के बीच के भाग को क्या कहते हैं? मोह असातत्व, गुटनबर्ग, लेहमान, या कोई नहीं। यूपी टेट का है। तो बाह्य कोड और आंतरिक कोड के बीच के भाग को लेहमान असातत्य के नाम से जाना जाता है। जाड़े की ऋतु से गर्मी की ऋतु में परिवर्तन किस गति के कारण हो जाता है? घूर्णन गति, परिक्रमण गति, अक्षीय झुकाव, कोई नहीं। तो देखिए परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, आपको जलवायु में परिवर्तन होता है। ठीक है, जलवायु में परिवर्तन होता है, एक लंबे समय परिवर्तन होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत है? पंजाब टेट 2018 और सीजी टेट 2020 में पूछा था। 78%, 98%, 21%, कोई नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग जब वायुमंडल का यहाँ पर गैसों का चार्ट बनाते हैं तो इसमें क्या आता है? तो इसमें आता है कि 78% जो है नाइट्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना होगा? 78% हो जाएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? 78%, 21%, 1%, या कोई नहीं। ये हरियाणा टेट और छत्तीसगढ़ टेट में आया था। तो वायुमंडल में 78% कौन है? नाइट्रोजन है। 21% कौन है? ऑक्सीजन है। और 1% कौन है? अन्य गैस है। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत पूछा है। राइट आंसर बी 21% होगा। वायुमंडल में CO2 गैस कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रतिशत है? 78, 21, 0.03, या कोई नहीं। ठीक है, तो 78 तो नाइट्रोजन है, 21 ऑक्सीजन है। अब अन्य गैस 1% में एक कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है जो कि 0.03% है। जलवायु प्रभावित करती है, जलवायु किसको किसको प्रभावित करती है? ये छत्तीसगढ़ टेट 2016 में पूछा था। मृदा के प्रकार को, मनुष्य का भोजन, वस्त्र, आवास को, वनस्पति के प्रकार को, सभी। ठीक है, तो जलवायु देखिए इन सभी चीज़ों को प्रभावित करती है। मृदा के प्रकार यानी जिस क्षेत्र में जिस प्रकार की जलवायु होती है उसके आधार पर ही वहाँ मिट्टी होती है। मनुष्य का भोजन, वस्त्र और आवास, जलवायु के आधार पर जैसा जलवायु होता है वैसा आदमी भोजन करता है, उसी के अनुरूप उससे बचने के लिए उसका वस्त्र होता है और उसी के अनुरूप उसको रहने के लिए आवास भी उपलब्ध होता है। ठीक है, तो ये भी जलवायु प्रभावित करती है। वनस्पति के प्रकार, जिस प्रकार की जलवायु है उस प्रकार की वनस्पति और पेड़ पौधे होते हैं जिससे वहाँ के लोगों को सुविधा मिल सके। तो राइट आंसर डी होगा, सभी होगा। तापमान के वितरण को कौन प्रभावित करता है? जो तापमान का वितरण हम लोग करते हैं उसको कौन प्रभावित करता है? चालन, मौसम, जलवायु, या आतपन। ठीक है, ये राजस्थान टेट 2021 से पूछा था। तो देखिए तापमान के वितरण को जो प्रभावित करता है वह एक क्रिया है आतपन। आतपन एक ऐसी क्रिया है जो तापमान के वितरण को अलग अलग करके बताता है। तापमान की माप की जाती है, तापमान की माप की जाती है। सीजी टेट 2013, उत्तराखंड टेट 2016। बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, पवन वेग मापी या थर्मामीटर। ठीक है, तो तापमान को प्रभावित कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, थर्मामीटर। थर्मामीटर तापमान को प्रभावित करता है।
अगला है यहाँ पे स्वच्छ जल या पीने योग्य जल की प्राप्ति होती है। स्वच्छ जल या पीने योग्य जल की प्राप्ति कहाँ से होती है आपको बताना है। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 में पूछा था। हिमनद का जल, भूमिगत जल, नदी का जल या सभी। ठीक है, तो देखिए स्वच्छ जल या पीने योग्य जल की जो प्राप्ति होती है वो हमें कहाँ से होती है, तो वो हमें हिमनद यानी बर्फ़ से जो पिघला हुआ आता है वो स्वच्छ जल या पीने योग्य जल होता है, वहाँ से होता है। भूमिगत जल, भूमि के अंदर का कुआं या हम लोग जो डीप बोर करते हैं बोरिंग, उससे हमें पीने का जल प्राप्त होता है। नदी का जल, नदी का जल भी हम लोग पीते हैं। राइट आंसर डी यानी सभी इसमें हो जाएगा। पृथ्वी का जल के वितरण के बारे में क्या सत्य है। पृथ्वी पर जल का जो वितरण किया गया है उसके बारे में क्या सत्य है आपको बताना है। सीजी टेट 2016 में पूछा गया है। ठीक है, 97.3% जल महासागर से मिलता है। 2.7% जल स्वच्छ जल है। हिमनद से मिलने वाला जल 2% है। ठीक है, तो 97.3% जल महासागर से, ये बिल्कुल सही है। जल के बारे में 2.7% जल स्वच्छ जल है, ये भी बिल्कुल सही है। और हिमनद से मिलने वाला जल 2% है, बिल्कुल सही। यानी इसमें आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। विश्व की 3/4 जनसंख्या किस 2 महाद्वीप पर है। विश्व की 3/4 जनसंख्या किस 2 महाद्वीप पर है। एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ए और बी दोनों। ठीक है, तो विश्व की 3/4 जनसंख्या जो है वो 2 महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर डी होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, देखिए सारे प्रश्न आप जो देख रहे हैं ये हैंड रिटेन नोट्स हैं और ये आपको JCERT जैक के किताब को बने हुए हैं। इसमें खासियत यही आपकी है, इसमें प्रश्न आपको बहुत कम है लेकिन सब आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो यदि आपको कम पढ़ के अधिक अंक लाने का मन है तो आपको यहाँ से चुनिंदा प्रश्न केवल है और पूरा डीपली किया हुआ भी है, सबका नोट्स भी बना हुआ है, तो आप यहाँ से लेकर के तैयारी कर सकते हैं। एग्ज़ाम से जाने से पहले आपको जब भी वीडियो मिले आप यहाँ का PDF नोट्स पढ़ करके ही जाइएगा। सबसे बेस्ट आपके लिए यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स बनाया गया है। ठीक है, अगला है भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है। भारत का जनसंख्या का घनत्व कितना है। 324, 382, 328 या 321। ठीक है, तो भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है। 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नोट्स हमने बना दिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और ये क्या कहते हैं, तो किसी इकाई क्षेत्रफल पर रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। किसी इकाई क्षेत्रफल पर रहने वाले लोगों को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। किन कारणों से देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर पलायन कर रहे हैं। ऐसा कौन सा कारण है जिससे देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर पलायन कर रहे हैं। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो देखिए रोजगार, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार नहीं मिलता है, इसके लिए लोग शहरी क्षेत्रों में पलायन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की सुविधा नहीं है, इसलिए लोग शहरी क्षेत्रों में जा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, इसलिए लोग शहरी क्षेत्र में जा रहे हैं। राइट आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी होगा। देश में आने वाले लोगों को क्या कहते हैं। देश में आने वाले लोगों को क्या कहते हैं। उत्प्रवासी, प्रवासी, अप्रवासी या निवासी। ठीक है, तो देश में बाहर से आने वाले लोगों को हम लोग यहाँ पर है अप्रवासी कहते हैं, जो अपने देश में आते हैं, और जो अपना देश छोड़ के जाते हैं उसको उत्प्रवासी कहते हैं। प्राथमिक क्रिया में शामिल है। प्राथमिक क्रिया में शामिल है कृषि, खनन और उत्खनन, मछली उत्पादन सभी। ठीक है, देखिए प्राथमिक क्रिया में वैसे सभी चीज़ें शामिल होती है जो हमें प्रकृति से प्रथम बार प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे कृषि, तो ये हमें प्रकृति प्रदत्त है। जो भी हम खेती करते हैं वो, अगर मूंग की खेती करते हैं तो मूंग हमें प्राप्त होती है, चना प्राप्त होते हैं। ये सब जो मूंग है, चना है, ये जो शुरू बार प्राप्त हो रहा है ये हमारा क्या है, तब प्राथमिक क्रिया है। तो कृषि से प्राप्त होता है, इसलिए कृषि जो है प्राथमिक क्रिया है। और उत्खनन का मतलब जैसे पृथ्वी के गर्भ से जब आप कोयला निकालते, पेट्रोल निकालते, तो ये जो शुरू बार निकल रहा है जो कि कच्चे पदार्थ के रूप में है, तो ये प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, लेकिन जब इसी को हम बाज़ार में उतार देते हैं, बेच देते हैं, एक बड़ी मात्रा में लोग ले जाकर के इसका व्यापार करते हैं, तो ये व्यापार जब करने के लाएंगे तो ये यहाँ पर द्वितीय क्रिया में शामिल होगा। ठीक है, इसलिए कृषि जो प्रथम बार हो रही है प्राथमिक क्रिया है। खनन और उत्खनन जो प्रकृति से निकल रही है वो प्राथमिक क्रिया है। मछली उत्पादन, सीधे तौर पर मछली
का जो निष्कासन हो रहा है वो भी प्राथमिक क्रिया है। लेकिन मछली का यदि हम कोई चीज़ बना करके यदि बाजार में बेच दें तो वो द्वितीय क्रिया होगा। ये खनन उत्खनन से जो हम जैसे हेमाटाइट निकालें, मैग्नेटाइट निकालें, ठीक है, तो इससे लोहा जब बन के निष्कर्षण हो जाएगा तो वो द्वितीय क्रिया में चला जाएगा। क्लियर। जैसे गेहूँ आपकी है, अब गेहूँ का आटा बना के यदि आप बाजार में ला दिए तो ये द्वितीय क्रिया हो गया। यहाँ पे हमने देखिए नोट्स आपको बना दिया है। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग और निष्कर्षण शामिल है, जिसमें कृषि भी है, पशुपालन भी है, खनन भी है, उत्खनन भी है, मछली उत्पादन है, फलों का उत्पादन है, सब्जियों का उत्पादन है। ये सीधे प्राकृतिक रूप से पर्यावरण पर निर्भर है, इसलिए यह प्राथमिक क्रिया है। ठीक है। प्राथमिक क्रिया में शामिल है कोयला का निष्कर्षण, बिल्कुल, गेहूं का उत्पादन, बिल्कुल, मछली का उत्पादन, बिल्कुल, सभी। राइट आंसर डी। जो सीधे तौर से हम उत्पादन करते हैं उसको हम लोग प्राथमिक क्रिया में करते हैं, और इसी उत्पादन का यदि कोई प्रोडक्ट बना के बाजार में ला दिया जाता है तो वो उद्योग के रूप में आ जाता है और वो द्वितीय क्रिया में शामिल हो जाता है। काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तराखंड टेट में पूछा था। काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? झारखंड टेट में भी आया था। ककोरी मिट्टी, दोमट मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी या सभी? ठीक है, तो काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी में कौन सी फसल की जाती है? पंजाब टेट 2016 में पूछा था। गेहूँ, चावल, कपास या सभी? ठीक है, तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कपास किस प्रकार के फसल की श्रेणी में आता है? खाद्य फसल, पेय फसल, रेशेदार फसल या सभी? ठीक है, तो कपास जो है यहाँ पर आपको रेशेदार फसल के अंतर्गत आता है। सीजीटेट 2014 में पूछा गया था। भोपाल त्रासदी दुर्घटनाग्रस्त में किन गैसों का रिसाव हुआ था? राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 पूछा। मीथेन, इथेन, मिथाइल आइसोसाइनेट या कोई नहीं? ठीक है, तो भोपाल त्रासदी दुर्घटना गैस में किस गैसों का रिसाव हुआ था? मीथेन, CH4 इसका नहीं हुआ था। इथेन, C2H6 इसका भी नहीं हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट जिसको MIC लिखते हैं, तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट का ही रिसाव हुआ था, जिसके कारण बहुत अधिक संख्या में यहाँ पे मजदूरों की मौत हुई थी। तो देखिए यहाँ पे नोट्स है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को घटित दुर्घटना सबसे बड़ी त्रासदीपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक प्रौद्योगिकरण दुर्घटना है जिसमें यूनियन कार्बाइड की कीटनाशी फैक्ट्री थी। हाइड्रोजन साइनाइड तथा मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। इनमें कौन सा उभरता हुआ उद्योग है? इसमें कौन सा उभरता हुआ उद्योग है? लोहा इस्पात, सूती वस्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी, हस्तकरता उद्योग। ठीक है, तो इसमें कौन सा उभरता हुआ उद्योग आपको बताना है? तो इसमें सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है यह आपका उभरता हुआ उद्योग है। MP टेट 2012 में पूछा गया था। ठीक है, यानी उभरता हुआ उद्योग को सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण स्थान है। पृथ्वी के बीच वाली परत या दूसरी परत को क्या कहते हैं? भूपरपट्टी, मेंटल, क्रोड या कोई नहीं? उत्तराखंड टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, पृथ्वी के बीच वाली परत या दूसरी परत का नाम क्या है? तो पृथ्वी के देखिए सबसे ऊपरी परत को हम लोग कहते हैं भूपरपट्टी, बीच वाली परत को कहते हैं मेंटल, और सबसे नीचे वाली परत को कहते हैं कोर। ठीक है, और इसमें कैसे गैसों का प्रधानता होता है? तो सबसे पहले होता है सियाल, फिर आती है सीमा और फिर आती है निफ। ठीक है, तो इस तरह से याद रख लीजिएगा। यहाँ से तो एक प्रश्न आपका जेटेट में भी आया हुआ था, अबर भी आएगा, इसमें कोई शक आपको नहीं रखना है। और इसका टोटल नोट्स आपको बना के इसमें PDF किया हुआ है। तो पृथ्वी के बीच वाली परत का नाम क्या है? तो मेंटल है। ठीक है, क्या है? मेंटल है बीच वाली परत का नाम। कौन सी परत सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? भूपरपट्टी, मेंटल, क्रोड या सभी? ये हरियाणा टेट 2016 में है। तो कौन सी परत सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे अधिक मात्रा में जो परत पाया जाता है वो है आपका यहाँ पर मेंटल। ठीक है, कौन सा है? मेंटल पाया जाता है। आयतन का 83% और द्रव्यमान का 67% यही पाया जाता है। मेंटल का निर्माण किन तत्वों से हुआ है? सिलिका, मैग्नीशियम, ए और बी दोनों या कोई नहीं? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो पृथ्वी की परत है, पहला है भूपरपट्टी, फिर है मेंटल, फिर है क्रोड। और गैस का कैसे है? तो पहला है सियाल, मतलब सियाल माने सिलिका और एल्युमिनियम, फिर है सीमा। ठीक है, सीमा तो सिलिका और एम से मैग्नीशियम, तो सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होगी। राइट आंसर C, A और B दोनों। मंडल में सबसे अधिक गैस कौन सा पाया जाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंजाब टेट 2012, उत्तराखंड टेट 2016, CG टेट 2018, MP टेट 2014 में पूछा गया है।
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन, ठीक है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? तो सबसे अधिक देखिए नाइट्रोजन गैस पाया जाता है 78%, सेकेंड स्थान पर ऑक्सीजन गैस पाया जाता है, और बाकी इधर अन्य में जो है आपका 1% में आर्गन, नियान, कार्बन डाइऑक्साइड, जेनॉन सभी गैसें पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला है, पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल स्वच्छ है? पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल स्वच्छ है? बिहार टेट में और झारखंड टेट दोनों में पूछे गए हैं। 2.3%, 2.2, 2.7 या कोई नहीं, ठीक है। देखिए पृथ्वी पर जो है लवणीय जल जो है, और यहाँ पर अलवणीय जल, लवणीय जल ये जो खारा हो गया जो पीने योग्य नहीं है उस समुद्र से मिलता है, 97% है, और 3% इसमें आता है, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में देखिए आपको 3% नहीं रहेगा, तो 2.5 से ऊपर जो भी ऑप्शन मिलेगा और 3 के अंदर या 3 तक उसको आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है 2.7, इसलिए 2.7% हो जाएगा। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? पीने योग्य है, वही जल तो पीने योग्य है जो खारा नहीं है, जो अलवणीय है, ठीक है। तो पृथ्वी पर वही जल पीने योग्य है, और वो जल कितना प्रतिशत है? तो 2.7% है। 3 तक जाता है, 3 से ऊपर अगर आता है तो उसको आपको रॉन्ग कर लेना है, ठीक है, पीने वाला जल। तो 2.7% हो जाएगा। पृथ्वी पर अलवणीय जल की मात्रा है, पृथ्वी पर अलवणीय जल, राजस्थान टेट 2012, हरियाणा टेट 2013 में पूछा था। 4.3%, 3.2%, 4% या 2.7%, ठीक है। तो देखिए जो पृथ्वी पर अलवणीय जल, जिसमें लवण नहीं घुले हुए हैं, जो पीने योग्य जल है, अलवणीय जल मतलब पीने योग्य जल, ठीक है, उसका प्रतिशत कितना है? तो 2.7 आपको दिमाग में रखना है, यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो 2.7% इसका राइट आंसर हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? तो ग से गल्फ और ग से गर्म, यानी गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। यूपी टेट 2013 में पूछा गया, इससे गर्म जलधारा ठंडी जलधारा से प्रश्न आता है। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि आपको जितना यहाँ पर चैप्टर बनाया गया है वो सभी का JCERT किताब से आपका सब टॉपिक बाई टॉपिक PDF बना दिया गया है। आप चाहते हो तो यहाँ से ज्योग्राफी सेशन भी ले करके आराम से पढ़ सकते हैं, तो आप सभी को ले लीजिएगा। और कम प्रश्न देख करके अगर अधिक अंक उठाना है तो JCERT जैक की किताब का जितना नोट्स बना है पहले उसको कवर करना है, ठीक है, और उसके बाद किसी को देखना है, तभी जा करके आपका अच्छा मार्क्स आ पाएगा। तो आप सभी को इसको पहले देख लीजिए, उसके बाद जब भी समय मिले किसी अन्य का आप देखिएगा नोट्स, लेकिन पहले ये JCERT का कर लेना है कंप्लीट। तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। अगुलहास किस प्रकार की जलधारा है? अगुलहास किस प्रकार की जलधारा है? ठंडी, गर्म, वर्षा या सभी? हरियाणा टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो अगुलहास किस प्रकार की जलधारा है? तो अगुलहास जो है वो आपका यहाँ पे गर्म जलधारा हो जाएगा, ठीक है। मोंजाबिक किस प्रकार की जलधारा है? ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, नम जलधारा या सभी? ये पंजाब टेट 2016 में पूछा गया है। तो मोंजाबिक भी आपका गर्म जलधारा के अंतर्गत आता है, ठीक है, गर्म जलधारा के अंतर्गत आता है। कृषि किस क्रिया में शामिल है? यूपी टेट 2016, CG टेट 2014, पंजाब टेट 2013। कृषि किस क्रिया में शामिल है? प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया या कोई नहीं, ठीक है। तो कृषि आपको किस क्रिया में शामिल है? तो कृषि आपको प्राथमिक क्रिया होता है, उद्योग आपको द्वितीय क्रिया होता है, विज्ञापन वाले जो होते हैं तृतीय क्रिया होता है, ठीक है। एल्युमिनियम किस प्रकार की क्रिया में शामिल है? उत्तराखंड टेट 2014। देखिए कृषि जो सजीव वस्तुओं का संसार, हरा भरा चीज़ जो भी प्राप्त होता है वो आपको प्राथमिक क्रिया, और जो यहाँ पे कंपनी वाली चीज़ें, बनाने वाली चीज़ें जितने भी आती है वो द्वितीय क्रिया। तो एल्युमिनियम जो है वो आपको द्वितीय क्रिया में चला आएगा। विज्ञापन किस प्रकार की क्रिया में शामिल है? हरियाणा टेट 2018, CG टेट 2016, पंजाब टेट 2015 में पूछा गया है कि विज्ञापन किस प्रकार की क्रिया में शामिल है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या कोई नहीं, ठीक है। तो विज्ञापन जो है आपको प्रथम और द्वितीय क्रिया को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो जो कृषि और उद्योग का आगे बढ़ाने में मदद करता है उसको हम लोग तृतीय क्रिया कहते हैं। तो विज्ञापन उसी का काम कर रहा होता है। उद्योग किस प्रकार का क्रियाकलाप है? प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप या सभी, ठीक है। तो उद्योग जो है आपका द्वितीय क्रियाकलाप में शामिल होता है, ठीक है। द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण जिसमें कच्चे माल को अधिक उपयोग के लिए उत्पाद के रूप में परिवर्तित किया जाता है, तो उसको हम लोग यहाँ करते हैं जो है उद्योग द्वितीयक में।
उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से है? उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से है? सीजी टेट 2012 में पूछा था। सामाजिक गतिविधि से है, आर्थिक गतिविधि से है, राजनीतिक गतिविधि से, या सभी। ठीक है, तो उद्योग जो भी लगाते हैं वो अपनी आर्थिक गतिविधि को मजबूत करने के लिए लगाते हैं, यानी उद्योग का संबंध जो है आपका आर्थिक गतिविधि से जुड़ा हुआ है। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण तथा सेवाओं की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? अजैव, जैव, ए और बी दोनों है, कोई नहीं। ठीक है, ये सीजी टेट 2020 में पूछा था। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन, इसलिए ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजैव संसाधन का उदाहरण है, अजैव आर टेट राजस्थान टेट 2018, पंजाब टेट 2020। अजैव संसाधन का उदाहरण है मृदा, चट्टान, खनिज या सभी। ठीक है, तो देखिए निर्जीव वाली वस्तुएं जितनी भी होती हैं, निर्जीव वाली वस्तुएं जितनी भी होती है वो सभी अजैव संसाधन में आते हैं, निर्जीव वाले। ठीक है, तो मृदा क्या है? निर्जीव है। चट्टान क्या है? निर्जीव है। खनिज क्या है? निर्जीव है। राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। अजैव संसाधन जो होते हैं वो निर्जीव वस्तु होती है, याद रखिएगा। जैव संसाधन का उदाहरण है पंजाब टेट 2019, एच टेट 2019। जैव संसाधन का उदाहरण है, जैव संसाधन वैसे संसाधन है जो सजीव, जितने भी आपको सजीव लगेंगे उसको सभी आप जैव संसाधन के उदाहरण में डाल सकते हैं। तो पौधे, जंतु, मानव, ये सभी जो है जैव संसाधन का ही उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नोट्स में आपको लिखा हुआ है जैव संसाधन सजीव होते हैं, इसलिए सभी सजीव जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। रेड डाटा पुस्तक क्या है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। रेड डाटा पुस्तक याद रखिएगा, संकटापन्न और लुप्त होने वाले, कगार पाए जाने वाले जंतु के बारे में है। एक ऐसी सूची है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित की जाती है। पौधे, जंतु और कवक जैसी प्रजाति को शामिल किया जाता है जो विलुप्त होने के कगार पर है या संकटग्रस्त हैं, या राइट आंसर डी सभी होगा। ठीक है, तो देखिए रेड डाटा पुस्तक जो है वो संकट और लुप्त होने वाले जंतुओं के लिए है। यह एक ऐसी सूची है जो IUCN द्वारा प्रकाशित की गई है। पौधे, जंतुओं और कवक जैसी प्रजाति को शामिल किया जाता है जो विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसका नोट्स देख लेना होगा क्योंकि कभी कभी आता है। देखिए रंग कोडिंग प्रणाली, प्रजातियों की जोखिम की स्थिति का पता लगाने के लिए रंग कोडिंग का उपयोग किया जाता है, जैसे कि लाल और गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति को दर्शाता है। पृथ्वी के सबसे बाहरी परत, बाह्य परत, ऊपरी परत, पहली परत। देखिए प्रश्न बहुत बार बहुत तरह से पूछता है कि पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। अब बाहरी न दे करके दे देगा पृथ्वी के बाह्य परत को क्या कहते हैं। अब वाह न दे करके कभी दे देगा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। ऊपरी परत ना लिख के दे देगा कभी कहते पृथ्वी की सबसे पहली परत को क्या कहते हैं। भूपरपट्टी, मेंटल, करोड या कोई नहीं। ठीक है, ये उत्तराखंड टेट 2020 से पूछा गया था। उससे पूछा गया था कि पृथ्वी की सबसे बाह्य परत को क्या कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के सबसे ऊपर वाली परत को हम लोग भूपरपट्टी कहते हैं, फिर नीचे वाले को मेंटल कहते हैं, फिर उससे नीचे वाले को करोड कहते हैं। ठीक है, भूपरपट्टी, मेंटल और करोड होते हैं। भूपरपट्टी में कौन सी धातु पाई जाती है? देखिए प्रश्न आया था, ये आपको झारखंड में भी आया था। तो देखिए याद रखिएगा, पहला होता है भूपरपट्टी, ठीक है, फिर होता है मेंटल, फिर होता है करोड। और इसको याद रखिएगा सियाल, सीमा और निफे। तो सियाल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम, और सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और निफे मतलब निकेल और फेरस होता है। ठीक है, तो भूपरपट्टी में सियाल पाया जाता है, इसलिए सिलिका और सियाल तो SI से सिलिका और AL से एल्युमिनियम। तो सिलिका, एल्युमिनियम, C, A और B दोनों। राइट आंसर C होगा, A और B दोनों हो जाएगा। ठीक है, सियाल किस परत में पाया जाता है? सियाल किस परत में पाया जाता है? भूपरपट्टी, मेंटल, करोडिया सभी। ठीक है, CG टेट 2012, झारखंड टेट 2012। तो सियाल में किस में पाया जाता है? भूपरपट्टी में पाया जाता है। इसमें सिलिका और एल्युमिनियम गैस की प्रधानता होती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? हरियाणा टेट 2014 और बिहार टेट 2023 में पूछा गया है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण, दिन और रात, घूर्णन या अक्षीय झुकाव। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो है क्या कहलाता है? आपको घूर्णन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? घूर्णन। पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं 21 जून एवं 23 दिसंबर, 21 मार्च एवं 23 सितंबर, 22 जून एवं 21 सितंबर, 22 सितंबर 21 जून। ठीक है, तो पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च एवं 23 सितंबर को। जब पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं तो पृथ्वी की इस स्थिति को क्या कहते हैं? जब पृथ्वी पर
दिन और रात बराबर होते हैं तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? विश्व, उत्तरायणात, परिक्रमण या अच्छा झुकाव। तो उस स्थिति को हम लोग विश्व कहते हैं। सीजी टेट 2014 में पूछा गया प्रश्न है। टिस्को भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी झारखंड राज्य में स्थित है। यूपी टेट 2016 में पूछा था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस नदी के तट पर स्थित है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी, खरकई नदी, स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम साक्षी समीप साक्षी में, या यहाँ पर आपको कोई नहीं। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर ही स्थित है। ठीक है, जमशेदपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? दामोदर, कोसी, स्वर्णरेखा, खरकई या सभी। ठीक है, तो जमशेदपुर शहर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो जमशेदपुर शहर जो है आपका ये स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। झारखंड टेट में पूछा भी था। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है एमपी टेट 2014, सीजी टेट 2016, पंजाब टेट 2018 पूछा गया है। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन है जो बहुत जल्द जिसका निर्माण हो सकता है। ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, मृदा, वन सभी, तो ये सभी का बहुत जल्द निर्माण हो सकता है, बहुत कम समय में निर्माण हो सकता है, इसलिए इसका नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और वैसे संसाधन जिसको सैकड़ों साल लग जाते हैं उसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आ गया अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है उत्तराखंड टेट 2016 और राजस्थान टेट 2014। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या सभी। ठीक है, तो अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सभी है। राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। ठीक है।